नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बाम्बू ज्ञानशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम कलाम एकेडमी की जो सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है उसके अंदर हम आज है वो माइनर टेस्ट 11 है उसका पार्ट सेकंड है वो हम करने वाले हैं। इससे पहले माइनर टेस्ट 11 का पार्ट फर्स्ट है वो हम कर चुके हैं, जिसके अंदर 1 से 50 तक क्वेश्चन है वो हमने कर लिए हैं और आज हम 51 से 100 तक है वो करने वाले हैं। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आज की वीडियो है वो देख लें। उसके बाद है वो लास्ट जो वीडियो है 1 से 50 तक की माइनर टेस्ट 11 की वो भी देख सकते हैं। और जो माइनर टेस्ट 10 है वो भी अपलोड कर दिए गए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। 2 मेजर टेस्ट हैं वो भी अपलोड कर दिए गए हैं, तो वो भी आप प्ले लिस्ट है जो सेकेंड ग्रेड कलाम अकेडमी की आपको मिल जाएगी, वो देख सकते हैं। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो वो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर ले, बाम्बू ज्ञानशाला के नाम से। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा और चैनल पर जाके भी आप है वो देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास है वो हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में इस क्वेश्चन का मैंने आप लोगों से आंसर पूछा था, तो जिन लोगों ने कमेंट किया है तो बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करता हूँ कि आपका सही भी होगा, और जिन लोगों का सही नहीं है तो वो चिंता ना करें। नेक्स्ट है वो सेकंड ग्रेड 2026 में होगी और उसके अंदर पोस्ट हैं वो भी अच्छी है, 6500 हैं। तो हम उस मिशन को लेकर अच्छे से तैयारी है वो करेंगे और उसके अंदर हम सफलता है वो अवश्य प्राप्त करेंगे, ये मेरी कामना है। और जो लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, मेरी कामना है कि उनका सिलेक्शन इस बार ही हो जाए, उनको नेक्स्ट टाइम के लिए वेट ना करना पड़े। तो चलिए हम आज की क्लास है वो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक है वो ज़रूर कर दिया होगा। लाइक करने के और सब्सक्राइब के कोई पैसे नहीं लगते हैं। आप लाइक करते हो तो मुझे ये पता लगता है कि कितने लोग हैं वो अच्छे से देख रहे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और इंटरेस्टेड हैं। बाकी सब्सक्राइबर हैं वो तो हमारे हज़ारों में हैं। व्यूज़ आते हैं वो लास्ट 1 महीने में 50,000 जो लोग हैं उन्होंने ये जो टेस्ट हैं वो देखे हैं। अब इन 50,000 लोगों में से जो लाइक हुए हैं 1000, और जो सब्सक्राइबर जो हमारे हैं वो हैं लगभग 2000 प्लस होने वाले हैं, हुए नहीं है 2000 प्लस। तो आप लोग सोच सकते हैं कि लोग हैं वो कितने की तैयारी कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं। तो अब हर वीडियो पे मैंने आपको बोला है कि 200 प्लस लाइक है वो कम से कम पहुंचाएं। 100 प्लस तो आप लोग पहुंचा ही दे रहे हैं, लेकिन 200 प्लस है वहां तक पहुंचाने का कोशिश करें। और मेरी कोशिश है कि हम 1000 प्लस लाइक तक पहुंचे, जिससे कि हमें अब अनुमान लगेगा हर वीडियो पर 1000 प्लस लाइक आएंगे तो हमें भी ये रहेगा भी 1000 लोग हैं वो कंटिन्यू देख रहे हैं, तो मेरे को मेरी एक सीट है वो पक्की करनी है। तो उससे आपको मोटिवेशन है वो मिलेगा। जब तक आपके सामने कोई आपका प्रतिद्वंदी नहीं होता है तब आपको वो कॉन्फिडेंस है वो नहीं आता है। इसलिए लाइक है वो ज़रूर करें। सब्सक्राइब आपकी पर्सनल चॉइस है, भी आप सेकंड ग्रेड की तैयारी नहीं कर रहे हैं और आपने वीडियो है वो ऑन कर ली है तो हो सकता है आप सब्सक्राइब ना ही करें, लेकिन जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें। और इसके बाद में रीट के भी कुछ मटेरियल है वो भी अपलोड करने की कोशिश है वो की जाएगी, क्योंकि इसके बाद है वो रीट होने वाली है। तो आज का क्वेश्चन है वो हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। अलिये बेट द्वीप, वसाई क्षेत्र, नारीमन्नम तथा कोविल पल, मुंबई हाई क्षेत्र। तो इसका आंसर है वो हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट है 52 नंबर की निम्नलिखित में से भूतापीय ऊर्जा से संबंधित स्थल है वो नहीं है। पुगा घाटी लद्दाख, मणिकरण हिमाचल प्रदेश, तपोवन उत्तराखंड, जलखेरी पंजाब। तो इसका आंसर हो जाएगा जलखेरी पंजाब। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से निर्मित है। कलपक्कम, जेतपुर, रावतबाटा, कुंडलकुलम। तो जो पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से है वो है कलपक्कम है, ये पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से बना हुआ है।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से देश में शीर्षस्थ पवन ऊर्जा उत्पादित करने वाले राज्यों का उपयुक्त समुच्चय है। राजस्थान व गुजरात, गुजरात व तमिलनाडु, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश, असम व महाराष्ट्र। तो देश में जो शीर्षस्थ पवन ऊर्जा उत्पादन करने में है वो है गुजरात व तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से परमाणु ऊर्जा इकाई और उनकी जो लोकेशन में से असम्मिलित युग्म है वो हमें बताने हैं। केगा केरल, कारकरापार गुजरात, नरोरा उत्तर प्रदेश, तारापुर महाराष्ट्र। तो असम्मिलित है वो हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन केगा केरल। नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी ज्वारनद मुख बनाती है? गोदावरी, कावेरी, तापी और महानदी। तो कौन सी एक नदी है जो ज्वारनद मुख बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा तापी। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप है? माजुली, लक्षद्वीप, मूर, मिनिकॉय। तो सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो है माजुली द्वीप। नेक्स्ट है कि दक्कन ट्रेप क्षेत्र किसके कारण बना था? 1 नंबर ऑप्शन है कि ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से, 2 नंबर है केंद्रीय उद्गार से, 3 नंबर है विषुविशियन प्रकार के उद्गार से, 4 नंबर है पीलियन प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार से। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसूनी वनों को डैश डैश नाम से जाना जाता है? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन से, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन से, शंकुधारी वन से। तो जो मानसूनी वन है उनको उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दर्रों के युग्म में कौन सा सिक्किम में अवस्थित है? सिक्किम में है वो बताने हैं। नाथुला तथा नीतिला, जेलेपला तथा नाथुला, लेपुलेला तथा थागाला, नाथला तथा बारालाचला। तो जो सिक्किम में है वो जेलेपला तथा नाथुला स्थित है। नेक्स्ट रहता है कि हिमालय की अनुदैर्ध्य भ्रंश रेखाओं को दक्षिण से उत्तर तक व्यवस्थित है वो हमें करना है। तो हमें दक्षिण से उत्तर की तरफ करना है। तो दक्षिण में सबसे पहले आ जाएगा A नंबर हिमालय अग्रभागीय भ्रंश, उसके बाद में 2 नंबर आ जाएगा मुख्य परिसीमा क्षेत्र, 3 नंबर आ जाएगा मुख्य केंद्रीय क्षेप और लास्ट में 4 नंबर आ जाएगा सिंध सांगपो क्षेप क्षेत्र। तो इसका जो आंसर होगा वो 1 2 4 3। तो 1 2 4 3 2 नंबर ऑप्शन है इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पाटभूमि स्थलाकृतिक विशेषता है? बांगर प्रदेश की, भाबर प्रदेश की, छोटा नागपुर पठार की, दक्कन ट्रेप की। तो पाटभूमि स्थलाकृतिक जो विशेषता है वो है छोटा नागपुर पठार की। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार है वो कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन है वो हमें करना है। पर्वतीय क्षेत्र में दिन के समय पवनें ऊपर की ओर गमन करती हैं, ये सही है। समुद्र का पानी सूर्य द्वारा अपने निकटवर्ती क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से गर्म होता है। नेक्स्ट है कि पर्वतीय क्षेत्रों में पवनों के नीचे की ओर गमन को घाटी समीर कहते हैं। तो इसके अंदर हमें सही उत्तर का चयन करना है, तो वो है 1 नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 सही है। और जो मैं ये आपको आंसर बता रहा हूँ ये मैं कलाम एकेडमी की तरफ से बता रहा हूँ। आप लोगों को जिस क्वेश्चन में डाउट लग रहा है आप है वो नीचे कमेंट कर देना, ताकि मैं उसको क्रॉस चेक करके दोबारा उस कमेंट को है वो पिन कर दूँ
और कई बार जो कई लोगों के कमेंट आते हैं कि सर आप हमारे कमेंट है वो नहीं देख रहे, तो वो जो सिस्टम है जो यूट्यूब का, वो आपके कमेंट मुझे शो नहीं करते हैं। तो इसमें आपकी भी गलती नहीं है और मेरी भी गलती नहीं है। तो यूट्यूब है वो अपने हिसाब से वो करता है, तो वो कई कमेंट है वो 5-6 दिन बाद शो होते हैं। तो इस चीज़ पे मैं कुछ नहीं कर सकता। और हाँ, जो कमेंट शो होते हैं उनका अगर मैं रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ तो ये नहीं समझना कि मैं आपके कमेंट है वो नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं उस चीज़ को सुधार करने की कोशिश है वो करता हूँ। और जो सब्जेक्ट के लिए जो लोग बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज है वो लेके आओ, तो सब्जेक्ट की तभी पॉसिबल हो पाएगी भी हम पर्सनली है वो खरीदें। क्या है कि फर्स्ट पेपर की तो जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है वहाँ से अरेंजमेंट है वो हो जाता है, लेकिन जो सब्जेक्ट की है वो नहीं हो पाती है। तो जैसे ही अगर मेरे पास अरेंज हो जाएगी तो मैं आपको, बाकी नहीं तो कम से कम टेलीग्राम पे पीडीएफ है वो अवेलेबल करवा दूंगा। आप है वो टेलीग्राम है वो ज्वाइन कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि महोगनी वृक्ष निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। एक नंबर है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, दो नंबर है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तीन नंबर है पर्वतीय वन, चार नंबर है मैंग्रोव वन। तो महोगनी जो वृक्ष है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्दियों में बाढ़ आती है। पश्चिम बंगाल में, केरल में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु में, क्योंकि जो लौटते वक्त जो सर्दियों में मानसून है वो तमिलनाडु में वर्षा है ज़्यादा करता है। तो सर्दियों में बाढ़ जो आती है वो आती है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कि हाल ही में उदयपुर जिले में स्थित मेनार को अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट की सूची में सम्मिलित किया गया है। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार है वो कीजिए। मेनार एक मीठे पानी की मानसूनी वेटलैंड है जो ब्रह्मा तालाब, विजय सागर तालाब, खोरोदा तालाब से मिलकर बना है। मेनार को बर्ड विलेज के नाम से भी जाना जाता है। साइट का कुल क्षेत्रफल 463.4 हेक्टेयर है। तो इसमें कहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो केवल वन है वो सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2024 की आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की तिमाही हेतु जारी रैंकिंग में राजस्थान के किस ब्लॉक जोन को जोन 4 के अंतर्गत प्रथम रैंकिंग प्राप्त हुई है। शेरगढ़ जोधपुर, अंता बारा, तालेड़ा बूंदी, किशनगढ़ अजमेर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा शेरगढ़ जोधपुर। नेक्स्ट है कि वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार है वो करने हैं कि 5 जून को इस अभियान की राजस्थान में शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा जमुआ रामगढ़ में से की गई। इस अभियान की थीम पानी रो मान राखणो, जीवन रो ध्यान राखो रखी गई। नेक्स्ट कथन है कि इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य धार्मिक महत्व के जलाशयों की साफ सफाई करना था। तो इसके अंदर हमें सत्य कथन बताने हैं, तो सत्य कथन है वो 1 और 2 नंबर है। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन 3 नंबर है वो राइट हो जाएगा, केवल 1 व 2। नेक्स्ट है कि 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के लिए राजस्थान की किस ब्रांड किसे है ये कि किसे ब्रांड अम्बेसडर, राजस्थान की ब्रांड अम्बेसडर किसे बनाया गया है, सॉरी ये राजस्थान की ब्रांड अम्बेसडर किसे बनाया गया है। दिया कुमारी, सौम्य गुजर, मंजू बागमार, अवनी लेखरा। तो इसके अंदर जो बनाया गया है ये सौम्य गुजर है। इसको 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के लिए राजस्थान की ब्रांड अम्बेसडर है वो बनाया गया है। नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार है वो कीजिए। तो इन खेलों के 5वें संस्करण की मेजबानी राजस्थान द्वारा की जाएगी। खेल नवंबर 2025 में संयुक्त रूप से
पूर्णिमा विश्वविद्यालय व राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा जयपुर में आयोजित किए जाएंगे। सत्य कथन बताने हैं, तो इसके अंदर सत्य 1 व 2 दोनों ही होंगे। नेक्स्ट है कि रूस में आयोजित मास्को स्टार वुशु चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 45 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? विहान राज सक्सेना है वो इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा। तो ये आप है वो डायरेक्ट देख लेना, क्योंकि ये करंट के हैं, ऑप्शन में इनमें घुसने में ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा। उत्कल रंजन साहू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार है वो कीजिए। तो UR साहू RPSC के 40वें अध्यक्ष हैं वो बने हैं। RPSC के अध्यक्ष के रूप में इनका कार्यकाल 19 जून 2028 तक रहेगा। UR साहू RPSC के अध्यक्ष बनने वाले तीसरे IPS अधिकारी हैं। तो इन में से सत्य कथन बताना है, तो इसका केवल 1 है वो सही हो जाएगा कि उत्कल रंजन साहू जो है वो RPSC के 40वें अध्यक्ष है वो बने हैं। नेक्स्ट है कि वर्ष 2025 के लिए साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा के लिए दिए गए बाल साहित्य पुरस्कार के चयन हेतु गठित 3 सदस्यीय जूरी का निम्न में कौन सदस्य नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, डॉक्टर कुंजन आचार्य है वो इसके सदस्य नहीं थे, बाकी ये सदस्य थे। तो ये क्वेश्चन है वो मेरे ख्याल से बहुत ही रेयर बच्चे होते हैं जिनके ये सही होते हैं। तो आपको अगर ये नहीं आता है कोई बात नहीं है, ऐसे क्वेश्चन है वो करने के लिए नहीं, छोड़ने के लिए होते हैं। आप है वो इसका ऑप्शन है वो पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 27 मई को केंद्र सरकार द्वारा देश में पहली बार खनन हेतु 2 पोटाश ब्लॉकों की नीलामी की गई। वे ब्लॉक हैं औरंगा रेवतीपुर व साली पाती ब्लॉक, सूरजपुरा रामपुरा ब्लॉक, झंडावाली सीतापुरा व जोरकियन सीतापुरा खुंजा ब्लॉक। 4 नंबर ऑप्शन है कि गनाचरपुरा व नवाटोल टोला रतनपुरा ब्लॉक। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, झंडावाली सीतापुरा व जोरकियन सीतापुरा खुंजा ब्लॉक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7R कॉन्क्लेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार है वो करना है। 1 नंबर है कि इसका आयोजन 4 जून 2025 को कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा किया गया। यह इसका 8वां संस्करण था। इस आयोजन की थीम फ्यूचर सिटीज सस्टेनेबल रिलीजिएंट एंड थ्राइविंग रखी गई। तो सत्य कथन बताने हैं, तो सत्य है वो तीनों ही कथन है 1, 2 व 3। नेक्स्ट है कि MSME चैंपियन योजना का घटक नहीं है। सस्टेनेबल MSME सस्टेनेबल है, कॉम्पिटेटिव है, कॉम्प्रिहेंसिव है वो नहीं है, और इनोवेटिव है वो है। तो इसका आंसर है जो कि घटक नहीं है वो कॉम्प्रिहेंसिव है, वो इसका घटक नहीं है। सस्टेनेबल, कॉम्पिटिटिव और इनोवेटिव इसके घटक हैं। नेक्स्ट है कि ऑटोमोबाइल उद्योग के संदर्भ में निम्न कथनों में सत्य कथनों का चयन है वो हमें करना है। वित्त वर्ष 2024 में ऑटोमोबाइल की घरेलू बिक्री में 12.5% की वृद्धि है वो दर्ज की गई। 2 नंबर है कि ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए 31 मार्च 2029 तक PM E-ड्राइव योजना संचालित है वो की जा रही है। तो इसका है वो केवल 1 है वो ही राइट आंसर है वो होगा।
नेक्स्ट है कि निम्न में से किस योजना का संबंध कपड़ा उद्योग से नहीं है? पीएम मित्रा से, ग्रेट योजना, समर्थ योजना, स्फूर्ति योजना। तो जो नहीं है वो है स्फूर्ति योजना। नेक्स्ट है कि पीएम विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है। यह योजना 17 सितंबर 2023 को प्रारंभ की गई। इसका नोडल मंत्रालय सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय है। इसकी योजना अवधि 2023-24 से 28-29 तक है। इस योजना के तहत कारीगरों व शिल्पकारों को विश्वकर्मा कर्मियों के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी। तो इसके अंदर हमें सही कथन नहीं पूछा है, तो इसका हो जाएगा 3 नंबर। उसके बाद में वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में औद्योगिक विकास दर घटकर 3.5% हो गई है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे? 1 नंबर है कि गंतव्य देशों की आर्थिक चुनौतियों और प्रतिस्पर्धी औद्योगिक नीतियों के कारण विनिर्माण निर्यात प्रभावित हुआ। 2 नंबर है कि मानसून के अप्रत्याशित सत्र ने खनन, निर्माण और विनिर्माण गतिविधियों को प्रभावित किया। 3 नंबर है कि त्योहारी सीजन में पूर्व वर्ष की तुलना में बदलाव के कारण विकास के आंकड़ों में सांख्यिकीय गिरावट है वो दर्ज की गई। 4 नंबर है कि भारत में श्रमिकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई जिससे उत्पादन ठप हो गया। तो इसके अंदर जो हमें देखने हैं वो कौन से कारण उत्तरदायी है, तो उसके अंदर है 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर है ये उत्तरदायी। अब इनके ऑप्शन है वो देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन है वो 2 नंबर है वो राइट है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में इस्पात उद्योग के संदर्भ में निम्न कथनों में सत्य कथन का चयन है वो हमें करना है। तो 1 नंबर है कि वित्त वर्ष 2025 के अप्रैल-नवंबर में देश के तैयार इस्पात उत्पादन में 3.3% की वृद्धि है वो दर्ज की गई। इसमें हमें सत्य कथन है वो देखना है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। कैलेंडर वर्ष 2024 के दौरान भारत वैश्विक कच्चा इस्पात उत्पादन में विश्व का पहला सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र था। वित्त वर्ष 2025 में अप्रैल से नवंबर तक भारत इस्पात का शुद्ध निर्यातक राष्ट्र था। 4 नंबर है कि राष्ट्रीय इस्पात नीति वर्ष 2017 में जारी की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर कि राष्ट्रीय इस्पात नीति वर्ष 2017 में जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के औद्योगिक क्षेत्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार है वो कीजिए। वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र के उप क्षेत्रों में विनिर्माण क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई। 2 नंबर है कि विनिर्माण क्षेत्र में वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी चीन की हिस्सेदारी की लगभग 10% है। उपयुक्त में से असत्य कथन या कथनों का चयन है वो हमें करना है। तो इसका आंसर है वो केवल 1 है वो राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय रसद नीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार है वो हमें करना है और सत्य कथन है वो हमें बताने हैं। लॉजिस्टिक में सुधार हेतु 17 सितंबर 2023 को यह नीति जारी की गई। इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक भारत में लॉजिस्टिक की लागत को वैश्विक बेंचमार्क के बराबर करना है। 3 नंबर है कि इसका लक्ष्य लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग में वर्ष 2030 तक शीर्ष 2025 देशों में शामिल होना है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 व 3। नेक्स्ट है कि भारत की पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में वैश्विक रैंकिंग में सुधार के उद्देश्य के लिए प्रारंभ मिशन राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन की केंद्र राज्य सरकार तथा प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी का अनुपात है। तो ये जो अनुपात है ये है 25, 35 और 40। तो इसका आंसर है वो 4 नंबर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि पूर्वोत्तर राज्यों में उद्योगों का विकास एवं रोजगार सृजन के उद्देश्य से किस योजना को प्रारंभ किया गया है? उन्नति, पर्वतमाला परियोजना, मुद्रा योजना, उद्योग 4.0। तो इसका आंसर हो जाएगा उन्नति को है वो स्टार्ट है वो किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन का हमें चयन है वो करना है। औद्योगिक क्षेत्र गतिविधियों में एकाग्र प्रदर्शन करने वाले शेष राज्यों में गुजरात, नागालैंड व राजस्थान है। स्थिर मूल्यों पर वित्त वर्ष 2025 के कुल जीवीए में औद्योगिक जीवीए के राष्ट्रीय औसत से अधिक हिस्सेदारी वाले 9 राज्य हैं। खनन गतिविधियों में कुल खनन जीएसवीए का 60% हिस्सा असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र एवं उड़ीसा राज्य रखते हैं। नेक्स्ट है कि रामास्वामी अध्ययन 2019 के तहत प्रति व्यक्ति कारखानों की सर्वाधिक सघनता वाला राज्य तमिलनाडु है। तो हमें असत्य कथन का चयन करना है। तो असत्य जो कथन है वो है 1 नंबर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग की वैश्विक स्थिति को ठीक प्रकार से दर्शाते हैं? 1 नंबर है कि भारत जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। 2 नंबर है कि मूल्य के मामले में भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग दुनिया का 14वां सबसे बड़ा उद्योग है। 3 नंबर है कि भारत केवल घरेलू उद्योग दवा आपूर्ति पर निर्भर है। तो इसका आंसर है 1 नंबर कि केवल 1 व 2 है वो भी सही है। नेक्स्ट आता है कि MRTP एक्ट अधिनियम की जगह कौन सा अधिनियम 2002 में लागू किया गया? विदेशी निवेश अधिनियम, व्यापार विनियमन अधिनियम, वित्तीय नियंत्रण अधिनियम, प्रतिस्पर्धा अधिनियम। तो ये लागू किया गया प्रतिस्पर्धा अधिनियम। नेक्स्ट है कि नवीन औद्योगिक नीति 1991 के अनुसार उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में कितनी प्रतिशत तक विदेशी निवेश की अनुमति दी गई थी? 1 नंबर है 26%, 51%, 74% और 100%। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर 51%। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के प्रथम चरण में कौन सा शहर उन्नत औद्योगिक शहर में शामिल नहीं है? धोलेरा, सेंद्रा, बिडकिन, ग्रेटर नोएडा और इंदौर। तो इनके अंदर जो शामिल नहीं है वो है इंदौर। 4 नंबर ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर वो हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट 2025-26 के संदर्भ में असत्य कथन है वो हमें बताना है। उत्तम तरह से चल रहे निर्यातक MSME के तहत 20 करोड़ रुपए तक सावधि ऋण गारंटी सुरक्षा के साथ उपलब्ध करवाया जाएगा। 2 नंबर है कि विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य वर्ष 2070 तक कम से कम 1000 गीगावाट हासिल करना है। 3 नंबर है कि उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमियों के लिए 5 लाख रुपए की सीमा के साथ क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। 4 नंबर है कि व्यापार प्रलेखीकरण और वित्त पोषण समाधानों के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म भारत ट्रेड नेट की स्थापना की जाएगी। तो हमें असत्य कथन है वो देखने हैं, तो वो ऑप्शन नंबर 2 है वो असत्य हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत द्वारा परिभाषित ग्रीन स्टील टेक्सोनोमी के अनुसार 5 स्टार ग्रीन रेटेड स्टील वह होता है जिसकी प्रति स्टील उत्पादन पर CO2 समतुल्य उत्सर्जन तीव्रता कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर 1.6 टन CO2 या उससे कम। तो इसके ऑप्शनों से हमें नहीं लेना है, इसका हमें डायरेक्ट याद करने वाला है कि 1.6 टन CO2 या उससे कम। नेक्स्ट है कि भारत के 8 कोर उद्योगों में निम्न में से कौन सा समूह पूरा सम्मिलित है? तो जो पूरा सम्मिलित है वो उर्वरक, स्टील, सीमेंट और बिजली है। ये जो समूह है ये पूरा समूह 8 कोर उद्योगों में सम्मिलित है। उर्वरक, स्टील, सीमेंट और बिजली।
नेक्स्ट है कि ट्रेड्स से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह एमएसएमई इकाइयों की प्राप्तियों को नगद रूप में रूपांतरित करने का ऑनलाइन मंच है। इसे आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है। इसमें केवल सरकारी विभाग ही भाग लेते हैं। इसमें खरीदार, विक्रेता और वित्त प्रदाता शामिल होते हैं। तो ट्रेड से संबंधित निम्न में से सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर कि इसमें केवल सरकारी विभाग ही भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन है वो हमें बताने हैं। 1956 की औद्योगिक नीति को भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट है कि इस नीति में निजी क्षेत्र के उद्योगों को लाइसेंस प्रणाली द्वारा नियंत्रित किया गया था। 3 नंबर है कि लाइसेंस नीति का उद्देश्य विदेशी पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करना था। तो इसके अंदर हमें सत्य बताने हैं, तो ये हो जाएगा केवल 1 व 2 है वो सही है। नेक्स्ट है कि लघु उद्योगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। 1955 में ग्राम तथा लघु उद्योग समिति की स्थापना की गई थी। 2 नंबर है कि 1950 में 5 लाख से अधिक निवेश वाले उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता है। तो इसके अंदर हमें सही देखने हैं, तो इसके अंदर केवल 1 है वो सही है। उद्योगों से संबंधित निम्न योजनाओं को उनके उद्देश्यों से मिलाइए। तो जो पर्वतमाला योजना है ये सार्वजनिक निजी भागीदारी से रोपवे निर्माण की है। तो ए का है वो 4 नंबर हो जाएगा। भारत नेट जो है ये सभी ग्राम पंचायतों को नेट से जोड़ना है। जो भारत नेट है ये सभी ग्राम पंचायतों को नेट से जोड़ना है। तो इसका 2 नंबर हो जाएगा। उद्योग 4.0 है ये एआई तथा मशीन लर्निंग आधारित क्रांति है। उद्योग 4 है ये एआई तथा मशीन लर्निंग आधारित क्रांति है। उसके बाद में यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म है ये डिजिटल लॉजिस्टिक इंटरफेस है। तो इसका 1 नंबर हो जाएगा, यानी 4 2 3 1 है वो इसका राइट आंसर वो हो जाएगा। अब ऑप्शन है वो देख लेते हैं। इसके अंदर 4 2 3 1 है वो इसका राइट आंसर है वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और जिसको लगे भी क्वेश्चन आगे चला गया तो वो बैक कर सकते हैं। जिसको स्पीड कम लगे तो यूट्यूब के ऊपर आप अगर मोबाइल में देख रहे हैं तो आप स्क्रीन को एक जगह प्रेस करके रखेंगे तो ये 2 गुना स्पीड में भागेगा। बाकी आप यहाँ 3 पॉइंट डॉट पे जाएंगे तो आपको स्पीड का ऑप्शन लिखा होगा, उसमें स्पीड है वो आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो आप अपने अनुसार वो देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है एमएसएमई की नई परिभाषा के अनुसार मध्यम उद्यम की सीमा क्या है। निवेश 2.5 करोड़ से कम, टर्नओवर 100 करोड़। तो एमएसएमई की परिभाषा के अनुसार जो मध्यम उद्यम है उसका जो निवेश है वो 125 करोड़ से कम और टर्नओवर है वो 500 करोड़ से कम जो मध्यम है उसके अंदर ये लागू है। नेक्स्ट है कि CGTMSE योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। निर्यात बढ़ाना, रोजगार सृजन करना, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को क्रेडिट गारंटी देना। तो CGTMSE योजना का जो उद्देश्य है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को क्रेडिट गारंटी देना। ट्रेड से क्या अभिप्राय है, यानी इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, तो वो है 2 नंबर ऑप्शन, ट्रेड रिसीवेबल इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्काउंटिंग सिस्टम, यानी ट्रेड रिसीवेबल इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। तो ये आज हमारी है माइनर टेस्ट है वो कंप्लीट होते हैं कलाम एकेडमी के जो माइनर टेस्ट थे वो 11 है वो हमने कंप्लीट है वो आज की क्लास में कर लिए हैं। इसके बाद में जो मेजर टेस्ट है वो नेक्स्ट वीडियो से वो कंटिन्यू को कर दिए जाएंगे। तो आप लोग अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो लाइक करके जाएं
और जो बचे हुए टेस्ट हैं कंप्लीट सिलेबस के वो भी यहाँ करवाए जाएंगे। तो आप है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और टेलीग्राम पर है वो ज्वाइन है वो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना ताकि मैं वीडियो का लिंक है वो भी सेंड करना स्टार्ट कर देता हूँ, जिससे कि वीडियो आएगी आपको पता है लग जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।